अध्याय 31। एक सितारा डोजे। हरे वस्त्र पहने उस लड़की को दृढ़ता से आगे बढ़ते देख प्रशिक्षण मैदान में सन्नाटा छा गया और सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। ऊंचे चबूतरे पर मौजूद सभी उच्च श्रेणी के कबीले के सदस्यों ने अपनी बातचीत रोक दी और जियाओ कबीले की उस अनमोल रत्न पर ध्यान केंद्रित कर लिया। शाओ जान और तीनों बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर गंभीरता थी, साथ ही जिज्ञासा की झलक भी थी। वे सचमुच ये जानना चाहते थे कि शाओ कबीले की युवा पीढ़ी के नंबर 1 व्यक्ति ने 1 साल के प्रशिक्षण के बाद कौन सा मुकाम हासिल किया है। यहाँ सबकी निगाहें उस लड़की पर टिक गईं जो पत्थर के स्मारक की ओर न धीमी न तेज गति से चल रही थी। उसने अपना छोटा हाथ उठाया, जिससे उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा दिखाई दी, क्योंकि उसकी आस्तीन पीछे की ओर खींची हुई थी। जैसे ही उसके कीमती हाथ ने पत्थर के स्मारक को धीरे से छुआ, शुनेर ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसकी आंतरिक डोउची तेजी से मजबूत हो गई। आने वाली डोउची ऊर्जा को स्वीकार करते हुए सदा शांत रहने वाला ये स्मारक प्रकाश की उज्ज्वल किरणें बिखेरने लगा। 1 स्टार डूजे। प्रशिक्षण मैदान के केंद्र में स्थित पत्थर के स्मारक पर चमकते हुए इन 4 विशाल शब्दों को देखकर एक क्षण के लिए सभी लोग शांत हो गए, फिर मानो जाग उठे हों, वे सभी जयकारे लगाने लगे। मिस शुनेर, 1 स्टार डूजे। उद्धरण चिन्ह। उन 4 चमकीले पीले अक्षरों को देखकर आश्चर्यचकित होकर ऑपरेटर ने अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, 15 साल की डोजे। वो सचमुच। परीक्षक की घोषणा सुनकर जियाओजान ने हल्की सांस ली, लेकिन उसके आखिरी शब्द अस्पष्ट हो गए। तीनों बुजुर्गों ने आश्चर्य भरे चेहरों के साथ हल्के से सिर हिलाया। हालांकि 12 साल की उम्र में शियाओ यान के डोजे बनने की उपलब्धि से अभी भी थोड़ा अंतर था, लेकिन उसकी प्रशिक्षण गति को असाधारण माना जा सकता है। प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच शाओ मेई, जिसकी अभी अभी सबने प्रशंसा की थी, पत्थर के स्तंभ पर उकेरे गए 4 चमकदार शब्दों को देखकर चकित रह गई। स्मारक को घूरते हुए उसे बेबसी का एहसास हुआ। महज 15 साल की उम्र में 1 स्टार डोजे बनना, यह उपलब्धि उसे अचंभित कर गई, जिसने शुनेर से ऐसी प्रतिभा की उम्मीद नहीं की थी। भीड़ के अंत में जियाओयान ने घबराकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि जुन एयर डोजे जोन में प्रवेश कर जाएगा और 1 स्टार तक पहुंच जाएगा, जो कि केवल अपने क्यूई चक्रवात को संपीड़ित करने वाले से 1 स्तर ऊपर है। प्रशिक्षण की यह गति तो फाउंडेशन एलिक्सिर का उपयोग करके अपनी प्रशिक्षण गति बढ़ाने वाले व्यक्ति से भी तुलना की जा सकती है। शुनेर ने बाकी लोगों को नजरअंदाज कर दिया और नाराजगी से अपनी भौहें सिकोड़ ली, मानो उसे लोगों का ध्यान आकर्षित करना पसंद न हो। फिर वह भीड़ में वापस चली गई और शियाओ यान की हैरानी देखकर उसने शरारती मुस्कान दी। इतना घमंड मत करो, तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए यह उपलब्धि मेरी अपेक्षा के अनुरूप है। अगर तुम डोजे के स्तर तक नहीं पहुंचते तो मुझे बहुत आश्चर्य होता। जियाओ यान ने कंधे उचकाते हुए मजाक में कहा। यह सुनकर शुनेर का छोटा सा चेहरा एक पल के लिए उदास हो गया और उसने उसकी ओर देखा। शुनेर को चटाई पर बिठाते हुए जियाओ यान अन्य कबीले के सदस्यों को परीक्षा जारी रखते हुए देखकर उबा हुआ लग रहा था। सच कहें तो 15 वर्ष की आयु से पहले अपने डोउची को 7 दुआनची तक प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा की आवश्यकता होती है। हालांकि अच्छी प्रतिभा वाले लोग उतने प्रचुर मात्रा में नहीं हैं जितना कोई सोच सकता है, और पूरे शियाओ कबीले में भी केवल 2 से 3% लोग ही इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। समय बीतने के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों को अयोग्य घोषित किया जाने लगा, जिससे प्रशिक्षण मैदान का माहौल नीरस हो गया। जो लोग उत्तीर्ण नहीं हुए वे अस्वीकृति के समय उदास दिखाई देते थे, लेकिन जब वे दूसरों को भी उत्तीर्ण न होते देखते थे तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। जमीन पर बैठे हुए जियाओ यान परीक्षा का अवलोकन करते रहे। 100 से अधिक परीक्षार्थी थे, लेकिन केवल 2 लोग जियाओ मेई की तरह थे और उन्हें 8 दुवान क्यूई प्राप्त हुए और किसी ने भी 9 दुवान क्यूई प्राप्त नहीं किया। डोजे बनने की तो बात ही छोड़ दें, बेशक इसमें शुनेर को शामिल नहीं किया गया है। परीक्षा स्थल पर परीक्षार्थियों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई और अंत में केवल शियाओ यान और कुछ ही लोग बचे रहे। कुछ ही देर में एक निराश युवा परीक्षार्थी खड़ा हुआ और ऊपर चला गया, हालांकि वह जानता था कि उसके उत्तीर्ण होने की कोई संभावना नहीं है। अंतिम दर्जन भर परीक्षार्थियों के बारे में सभी जानते थे कि ये लोग समूह में सबसे निचले पायदान पर थे और यदि निष्पक्ष परीक्षाएं नहीं होती तो संभवतः ये लोग बिना परीक्षा दिए ही अयोग्य घोषित हो जाते। जियो यान। उद्धरण चिन्ह। नीचे स्थित पत्थर के स्तंभ के बगल में खड़े होकर संचालक ने बड़ी मुश्किल से नाम की घोषणा की। शाओ यांग गे, अब तुम्हारी बारी है, शुनेर ने कोमल स्वर में कहा। उसके छोटे छोटे कोमल हाथ शाओ यान का हाथ हल्के से थामे हुए थे। अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाते हुए जियाओ यान ने अपनी आंखें खोली और अभ्यास मैदान का जायजा लिया।
अपनी असफलता की उम्मीदों से भरी निगाहों को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। धीरे धीरे उठते हुए जियाओयान ने अपना सिर ऊंचे चबूतरे की ओर घुमाया और जियाओजान को देखकर मुस्कुराया। अपने बेटे को मुस्कुराते हुए आगे आते देख जियाओजान ने प्रसन्नतापूर्वक अपना सिर हिलाया, एक हाथ से चाय का कप आगे बढ़ाया और सहजता से अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। चुपचाप सांस लेते हुए जियाओयान आत्मविश्वास से पत्थर के खंभे की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने हंसते हुए कबीले के सदस्यों की आंखें चौड़ी कर दी। जटिल निगाहों के बीच जियाओयान आखिरकार काले स्मारक तक पहुंच गई। अपने सामने काले वस्त्र पहने युवक को देखकर परीक्षक ने मन ही मनाह भरी। उस वर्ष जब शियाओयान ने चमत्कार किया था वह उसका प्रत्यक्षदर्शी तो था ही, लेकिन साथ ही वह उस प्रतिभा के 3 साल बाद के दुखद कदमों का भी साक्षी था। यदि आज का चमत्कार न होता तो इस युवक की परीक्षा भी अंतिम होती। प्रशिक्षण मैदान पर सबकी निगाहें शियाओयान पर टिकी हुई थीं, जिसकी छाती धीरे धीरे फूल रही थी क्योंकि उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे ठंडे कठोर पत्थर के खंभे पर टिका दिया। इस समय सबकी निगाहें स्मारक पर टिकी हुई थीं। वे सब जानते थे कि यह आखिरी बार था जब वे उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को देख रहे थे जिसने कभी डोउची परीक्षा में वुतान शहर को चौंका दिया था। पत्थर का स्मारक एक पल के लिए शांत हो गया, फिर अचानक तेज रोशनी चमक उठी। पत्थर के स्मारक पर चमकीले पीले रंग के शब्द अंकित थे, जिन्हें देखकर मैदान में मौजूद सभी लोगों के दिल एक पल के लिए ठहर गए। डू ज़ीली, 7 दुआन, उद्धरण चिन्ह। अध्याय 32, चुनौती। सन्नाटा, मौत जैसा सन्नाटा। मैदान में मौजूद हर कोई स्मारक पर लिखे 5 शब्दों को देखकर स्तब्ध रह गया। उनके चेहरे के भाव रंग बिरंगे थे और जल्द ही मैदान भर में अनगिनत गहरी सांसों की आवाज गूंज उठी। कच्चा, उद्धरण चिन्ह। ऊंचे चबूतरे पर जियाओजान का जैद का प्याला चूर चूर हो गया क्योंकि धूल और चाय का मिश्रण उसके हाथ से नीचे टपक रहा था। 7 दुआन, यान ए तुमने सच में कर दिखाया। काले स्मारक के नीचे खड़े उस युवक को देखकर जियाओजान की आंखें नम हो गईं। वह जानता था कि 7 दुआन क्यूई तक पहुंचने के लिए जियाओयान ने वाकई बहुत मेहनत की होगी। शियाओजान के बगल में बैठे तीनों बुजुर्गों के चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। महज 1 साल पहले 3 दुआनची से बढ़कर 7 दुआनची तक पहुंचना, ये गति असंभव। हे कुल प्रमुख का फाउंडेशन एलिक्सिर वाकई अच्छा है। हे दूसरे बुजुर्ग ने सूखे गले से घूंट भरी और अपने सदमे और पहले वाले ताने को मिलाकर एक हास्यास्पद भाव बनाया। जियाओजान ने अपनी उत्तेजना छिपाए बिना कहा, दूसरे बड़े गुरु, क्या आपको सच में विश्वास है कि दूसरे स्तर के फाउंडेशन एलिक्सिर का इतना शक्तिशाली प्रभाव होता है? उद्धरण चिन्ह। दूसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाने से पहले कुछ देर रुककर सोचा। वह मूर्ख नहीं थे और जानते थे कि भले ही फाउंडेशन एलिक्सिर से प्रशिक्षण की गति बढ़ सकती है, लेकिन 1 साल के भीतर 4 दुआनची बढ़ाना शारीरिक रूप से असंभव है। काले स्मारक के बगल में ऑपरेटर स्मारक पर लिखे शब्दों को खाली निगाहों से घूर रहा था, क्योंकि उसका भावहीन चेहरा अब सदमे से भरा हुआ था। जियोयान, डू जेड क्यूई, 7 दुआन, उच्च स्तर। उद्धरण चिन्ह। अपने सदमे को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए ऑपरेटर ने अपनी आवाज को शांत रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में कुछ कंपन सुनाई दे रही थी। ऑपरेटर की घोषणा सुनते ही पहले से शांत मैदान एकदम सन्नाटे में डूब गया। किसी ने अपने कपड़े तक नहीं हिलाए और न ही कोई हलचल हुई। भीड़ में जियाओ मेई ने अपने लाल होठों को ढक लिया क्योंकि अविश्वसनीय सदमे के क्षण में उसका चेहरा जम गया था। 1 साल में 4 दुआनची का विकास करना किसी मिथक जैसा था जो केवल कहानियों में ही सुनने को मिलता था। यह एक ऐसी गति थी जिसे 3 साल पहले अपने चरम पर रहे शाओयान भी हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन एक विकलांग व्यक्ति से मिलने वाली यह असाधारण गति उनकी आंखों के सामने प्रदर्शित की गई। जटिल भावनाओं से घिरी जियाओ मेई ने काले स्मारक के बगल में खड़े युवक को घूरते हुए देखा। तभी उसके मन में एक विचार आया, ऐसा लगता है कि उसकी अविश्वसनीय प्रतिभा वापस आ गई है। प्रशिक्षण मैदान के किनारे पर शियाओ निंग, जो शियाओयान का अपमान करने के लिए तैयार थी, स्मारक को खाली निगाहों से घूरते हुए फुसफुसा रही थी। ये कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह। स्मारक पर सुनहरे अक्षरों में लिखे शब्दों को देखते हुए जियाओयान ने राहत की सांस ली। चारों ओर की जटिल निगाहों को देखकर उसे 3 साल पहले के अपने गौरवशाली अनुभव याद आ गए। अब जब उनकी प्रशिक्षण प्रतिभा वापस आ गई थी, तो उन्होंने एक परिपक्व मानसिकता और दृढ़ निश्चय भी प्राप्त कर लिया था। जिस स्मारक ने उसका भाग्य तय किया था, उसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ध्यान से देखते हुए जियाओयान ने हल्की सी मुस्कान दी। उसका शांत और संयमित व्यवहार 3 साल पहले के उसके प्रफुल्लित रवैये से बिल्कुल विपरीत था।
एक गहरी सांस लेते हुए जियाओयान सबकी तीखी निगाहों के बीच से नीचे उतरी और जुनएर के बगल में बैठ गई। हालांकि शियाओयान स्मारक से जा चुका था, फिर भी पूरा मैदान शांत था। अहम ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जियाओजान खुशी से खड़ा हो गया और मैदान में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खासा। परीक्षा समाप्त हो गई है। अब जो लोग पास नहीं हो पाए हैं उन्हें पास हो चुके व्यक्ति को चुनौती देने का मौका मिलेगा। याद रखना, मौका सिर्फ एक बार मिलेगा, जियाओजान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर प्रशिक्षण मैदान में अफरा तफरी मच गई। जो लोग कट ऑफ से मामूली अंतर से चूक गए थे उन्होंने कट ऑफ में सफल होने वालों की ओर तीखी निगाहें डाली। चुनौती भरी निगाहों को देखकर चुने गए कबीले के लोग तिरस्कार से अपना सिर उठा लेते थे। 6 दुवांची और 7 दुवांची के बीच बहुत बड़ा अंतर था और बिना किसी विशेष घटना के 6 दुवांची वाला व्यक्ति 7 दुवांची वाले व्यक्ति को छू भी नहीं सकता था। दुवांची परिवार के 6 लोग ये बात भली भांति जानते थे, लेकिन कबीले के उच्च वर्ग में बने रहने का यह उनका आखिरी मौका था। उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद में प्रयास करना ही होगा। शाओजान के शब्दों के साथ ही प्रशिक्षण मैदान का माहौल अजीबोगरीब हो गया। चयनित प्रतिभागियों पर तीखी निगाहें घूम पड़ी और चुपचाप सबसे कमजोर प्रतिद्वंद्वी का चुनाव कर लिया गया। जमीन पर बैठे हुए शियाओयान ने अचानक आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। अधिकांश निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। क्या मैं ऐसी दिखती हूं जिसे इतनी आसानी से हराया जा सके? कुछ पल के सदमे के बाद जियाओयान मन ही मन हंस पड़ी। शाओयान ने 1 साल में ही 4 डुआन क्यूई की छलांग लगा दी। ये चौंकाने वाला तो है, लेकिन इतना चौंकाने वाला कि बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए वे सोचते हैं कि शाओयान सबसे आसान प्रतिद्वंद्वी है। उनके बगल में बैठी शुनएर ने समझाया। लापरवाही से कंधे उचकाते हुए जियाओयान ने अपने वस्त्र से धूल झाड़ते हुए कहा, वे इस पर विश्वास न करने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन वे जान जाएंगे। शुनएर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अंततः कुछ समय की शांति के बाद किसी से यह सहन नहीं हो सका और वह खड़ा हो गया। एक हष्ट-पुष्ट युवक सबकी निगाहों के सामने तेजी से शियाओयान के सामने आया और जोर से बोला, शियाओयान, कृपया। उद्धरण चिन्ह। हालांकि वह युवक आदरपूर्वक व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसके सामने बैठी शियाओयान को उसकी आंखों में अविश्वास की झलक साफ दिखाई दी। साथ ही उसके चेहरे पर घमंडी तिरस्कार का भाव भी था। ऐसा लगता है कि वह शियाओयान द्वारा पहले दिए गए विकलांग वाले उपनाम से उबर नहीं पाया है। अध्याय 33 प्रमाण। उस फुर्तीले प्रतिद्वंद्वी को देखकर बाकी अयोग्य कबीले के सदस्यों ने अफसोस भरी। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी शियाओयान के सामने खड़े उस हटे कट्टे युवक से ईर्ष्या कर रहे हों। शाओयान ने युवक को गौर से देखते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी। हालांकि वह कबीले के सभी सदस्यों को नहीं जानता था, फिर भी उसके मन में सामने खड़े युवक के बारे में काफी कुछ धारणा बन गई थी। अगर उसकी याददाश्त सही थी तो उस युवक का नाम शियाओ के था और वह पहले बुजुर्ग का समर्थक था। आमतौर पर वह शियाओनिन के पीछे एक छोटे से गुर्गे की तरह चलता था और जब शियाओयान की प्रतिभा वाली छवि खराब हुई तो शियाओके ने उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाए, बल्कि उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाए। पुरानी यादों को याद करते हुए जियाओयान के होंठ एक खतरनाक कोण पर मुड़ गए। मुस्कुराती हुई शुनएर की ओर मुड़कर देखते हुए शियाओयान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। शाओयान के इतनी आसानी से जवाब देने को देखकर शाओके की भौहें तन गईं और उसके मन में डर बैठ गया। सूखे गले से घूंट भरते हुए शाओके को अपनी लापरवाही पर पछतावा होने लगा। हालांकि उसे कुछ हद तक पछतावा था, लेकिन जियाओ के पीछे नहीं हट सकता था और उसे आगे बढ़ना ही पड़ा। नहीं, 1 साल में 4 दुवांची जुटाना नामुमकिन है। इस आदमी ने जरूर सबको बेवकूफ बनाने के लिए कोई तरीका अपनाया होगा। मैं उसे जरूर हरा दूंगा। मन ही मन खुद को प्रोत्साहित करते हुए जियाओ के मुस्कुराया, तो फिर मैं देखूंगा कि जियाओयान बियाउदी कितना ताकतवर है। उद्धरण चिन्ह। शाओयान मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। खड़ा होकर वह प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच गया और शाओके को अपने पीछे आने का इशारा किया। शांत स्वभाव वाली शाओयान को देखकर शाओके का दिल जोर से धड़कने लगा और उसका आत्मविश्वास कम हो गया। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए वो कड़े कदमों से मैदान में चला गया। मैदान में मौजूद उन 2 लोगों को देखते ही वहां से न गुजरने वाले लोगों की चौकस निगाहें भी तेजी से उन दोनों पर टिक गईं। ऊंचे चबूतरे पर जियाओजान ने अपने लिए लाए गए एक रुमाल को लिया और अपने हाथ से चाय के अवशेष साफ किए, साथ ही अपनी आंखों में तनाव के भाव के साथ प्रशिक्षण मैदान को ध्यान से देखता रहा। सच कहें तो न केवल युवा पीढ़ी को शियाओयान की उपलब्धियों पर संदेह था, बल्कि शियाओजान खुद भी इस पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था।
ये शियाओयान पर अविश्वास के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था कि मात्र एक वर्ष में 4 दुआनची को पालना कितना असंभव काम था। यह अमानवीय था। 4 साल पहले का शियाओयान भी इसे हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। यह उपलब्धि इतनी अविश्वसनीय थी कि किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। लेकिन चाहे यह नकली हो या असली, चाहे दूसरे इस पर विश्वास करें या न करें, एक बार जब शियाओयान लड़ेगा तो उसकी असली ताकत सामने आ जाएगी। उस समय सभी के विचार या तो सही साबित होंगे या गलत। शाओजान के अलावा तीनों बुजुर्गों की सांसें तेज हो गईं क्योंकि उनके हाथों ने अपनी अपनी कुर्सियों पर गहरे हाथों के निशान बना लिए थे और उनकी भ्रमित आंखें प्रशिक्षण मैदान को घूर रही थीं। हरे पत्थरों से बने प्रशिक्षण मैदान में सबकी निगाहें उन दोनों पर टिकी हुई थीं। एक बार जब शियाओयान और शियाओ के बीच लड़ाई हो जाएगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। ये तो पक्का नकली है। प्रशिक्षण मैदान के किनारे पर शियाओनिंग ने अपने सूखे होठों को चाटा और गुस्से से फुसफुसाया। ये तो नकली होना चाहिए, है ना? भीड़ के बीच जियाओ मेई ने अपने होंठ दबा लिए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 3 साल से अपाहिज रहे उस युवक ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। लगातार घूरती निगाहों के बीच प्रशिक्षण मैदान में शियाओयान और शियाओके ने अपनी औपचारिक रस्मों को पूरा कर लिया था और अब वे लड़ने के लिए तैयार थे। शाओके के दोनों हाथ ऊपर की ओर उठे हुए थे और हल्की ऊर्जा उसके हाथों के चारों ओर घूमने लगी थी। गहरी सांस लेते हुए शाओके ने जमीन पर जोर से पैर पटका और शाओयान की ओर बढ़ने लगा। निम्न स्तर की लड़ाइयों में कोई जटिल हाव भाव नहीं होते थे और वे सबसे सरल हमलों से बनी होती थीं। पहाड़ को चीरते हुए हाथ, उद्धरण चिन्ह। तेजी से शियाओयान के पास पहुंचते हुए शियाओके ने अपने दाहिने हाथ से 2 ऊंची को इकट्ठा किया और तेजी से शियाओयान की छाती पर वार किया। स्प्लिटिंग माउंटेन हैंड एक मध्य हुआंग डो तकनीक है जो केवल 5 डुआन क्यूई और उससे अधिक स्तर के कबीले के सदस्यों के लिए उपलब्ध थी। तेज हवा के झोंके से शियाओयान के चेहरे पर बिखरे बाल उड़ गए और उसकी गहरी आंखें दिखाई दीं। पलकें झपकाते हुए शियाओयान ने पास आते हाथ को ध्यान से देखना शुरू किया। जब हाथ आखिरकार शियाओयान के कंधे तक पहुंचा तो शियाओयान ने बड़ी आसानी से बाईं ओर एक कदम बढ़ा लिया। 1 साल के शारीरिक प्रशिक्षण के कारण शियाओयान की प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज थी। महज 1 कदम में शियाओयान ने शियाओके के हमले से खुद को बचा लिया। उसी समय शियाओयान ने अपने शरीर को हल्के से मोड़ा और अपना हाथ शियाओके की बांह के बीच से निकालकर उसके कंधे पर इस तरह रखा जैसे वह पेड़ से पत्ता तोड़ रहा हो। शटर रॉक हैंड, उद्धरण चिन्ह। शटर रॉक हैंड एक निम्न हुआंग स्तर की डो तकनीक है जिसे सीखने के लिए केवल 3 डुआंची की आवश्यकता होती है। पेंग, एक धीमी सी आवाज आई जब शियाओयान का हाथ शियाओके के कंधे पर जोर से पड़ा, जिससे शियाओके का लाल चेहरा पीला पड़ गया। एक हल्की सी आह भरते हुए वह धीरे धीरे पीछे हटता गया और अंत में उसके पैरों में ताकत खत्म हो गई और वह कछुए की तरह जमीन पर गिर पड़ा। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। शियाओके की हार ने कई बातें साबित कर दी। एक ही हमले में अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करते हुए शियाओयान ने ऊबकर अपना सिर हिलाया। इस तरह का प्रतिद्वंदी शियाओयान के लिए कोई चुनौती ही नहीं था। ऑक्टेन ब्लास्ट की तो बात ही छोड़िए, शियाओयान ने अभी तक अपनी आधी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया था। बेशक जियाओयान की ऊब भरी भावना के विपरीत मैदान में मौजूद हर कोई हैरान था। उनमें से कई ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि जियाओयान का दुवांची स्तर कम से कम 7 होना चाहिए था, तभी उसने 6 दुवांची स्तर वाले जियाओके को आसानी से हरा दिया था। इस बारे में सोचते हुए शियाओयान का पिछला शानदार प्रदर्शन सच साबित हुआ। महज 1 साल में 4 दुआन क्यूई की संख्या बढ़ाना, उनका ये परिणाम चमत्कार के भीतर एक चमत्कार था। ऊंचे चबूतरे पर पहुंचकर जियाओजान ने राहत की सांस ली, मानो उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। उद्धरण चिन्ह ... ये सच है। 7 दुआन क्यूई। पराजित शियाओके को देखकर शियाओ मेई ने अपने छोटे हाथ से अपने लाल होठों को ढक लिया और वह सिसकने से खुद को रोक नहीं पाए। अध्याय 34 पलटना। काले कपड़े पहने और हाथ पीछे बांधे उस युवक को देखकर पूरा मैदान फिर से शांत हो गया। ऊंचे चबूतरे पर जियाओजान की मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती गई और अंत में वह खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। शाओजान की खिलखिलाती हंसी सुनकर तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और आह भरी। हालांकि उन्होंने शाओयान के खिलाफ कुछ और करने की कोशिश नहीं की। शाओयान द्वारा दिखाई गई क्षमता ने उन्हें हार का एहसास दिलाया। 1 साल में 4 दुआंची हासिल करना किसी को भी चौंका देने वाला था। उनके बेटे और पोते तो कभी भी उस गति तक पहुंचने की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। हल्के मन से जियाओजान ने ताली बजाते हुए घोषणा की, जियाओ के ज़ीर हार गया है।
आशा है कि आप कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे। उद्धरण चिन्ह TL जी एर को चीनी भाषा में भतीजा कहते हैं। प्रशिक्षण मैदान में पीले चेहरे वाले शियाओ के ने घोषणा सुनी और निराशा से अपना सिर झुका लिया। अपने से कुछ ही दूरी पर खड़े काले कपड़े पहने युवक को देखकर उसे याद आया कि कैसे उसने ठीक 1 साल पहले उसी व्यक्ति का अपमान किया था और उसे विकलांग कहा था। अब 1 साल बाद वह विकलांग कबीले के शीर्ष के काफी करीब था और उससे कहीं आगे निकल चुका था। इस भारी अंतर ने शियाओ के को कुछ महीने पहले हॉल में सुने गए शब्दों की याद दिला दी। 30 साल पूर्व, 30 साल पश्चिम, अब मेरी गरीबी को लेकर मुझे धमकाने की हिम्मत मत करना। उद्धरण चिन्ह कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए शियाओ के बड़ी मुश्किल से उठा। शियाओ यान को थोड़ा झुककर प्रणाम करते हुए शियाओ के की आवाज से पहले वाला सारा घमंड गायब हो गया था। शियाओ यान ब्याउदी, आप जीत गए। आपके ठीक होने पर बधाई। उद्धरण चिन्ह सिर हिलाते हुए जियाओ यान की निगाहें धीरे धीरे प्रशिक्षण मैदान पर घूम गईं और जिन लोगों की निगाहें उसकी गहरी आंखों से मिली वे सभी घबराहट और बेचैनी के साथ अपनी निगाहें फेर लेते थे। शियाओ मेई पर टकटकी लगाकर देखते हुए शियाओयान ने अपना चेहरा उन कबीले के सदस्यों की ओर घुमाया जो वहां से नहीं गुजरे थे और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कोई और है जो मुझे चुनौती देना चाहेगा? उद्धरण चिन्ह शियाओ यान को देखते हुए शियाओ के जाने से पहले शियाओ यान को चुनौती देने के लिए उत्सुक कबीले के सभी लोग चुप हो गए और आकाश की ओर देखने लगे, मानो शियाओ यान की बातों का उन पर कोई असर ही न हो। उनमें से कोई भी आगे बढ़कर दूसरा चुनौती देने वाला नहीं बना। मूर्ख होने का नाटक करने की बचकानी हरकतें देखकर शियाओ यान ने हल्के से कंधे उचकाए और वापस चली गई। शियाओ यान को अपने बगल में बैठे देख शुन एर ने खेत का जायजा लेते हुए मुस्कुराया। अपने बालों की एक लट उठाकर उसे घुमाते हुए उसने फुसफुसाया, शाओयान, 3 साल पहले लोग तुम्हें इस तरह देखते थे। 3 साल पहले मैं उनकी आदरपूर्ण और भयभीत निगाहों से रोमांचित हो जाता, लेकिन आज मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। शियाओ यान ने अपनी नाक को छुआ और हंस पड़ी। तो फिर शियाओ यान गेगे परिपक्व हो गई है। शुन एर ने शरारती अंदाज में अपनी आंखें झपकाईं। तुमसे ज्यादा समझदार नहीं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर 1000 साल पुराना कोई राक्षस छिपा हो। एक लड़की के हाथों समझदार कहलाने पर शियाओ यान हंसे बिना नहीं रह सका। जुन एर के सिर को प्यार से सहलाते हुए उसने मुस्कुरा दिया। ये सुनकर शुन एर ने शाओ यान को गुस्से से देखा और उसके कोमल चेहरे पर फटकार के भाव आ गए। कोई लड़की कितनी भी बेफिक्र क्यों ना हो, उसे बुढ़िया राक्षस कहलाना कभी पसंद नहीं होता। शुन एर के फटकार भरे भाव इतने आकर्षक थे कि उन्होंने आसपास के युवकों और यहां तक कि कुछ लड़कियों की निगाहें भी अपनी ओर खींच लीं। वो बदमाश, हद से ज्यादा अकड़ू शाओनिंग बाकियों की तरह शुन एर के फटकार भरे भाव से आकर्षित हुआ, लेकिन शुन एर और शाओ यान के बीच की अंतरंग बातचीत देखकर उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसकी ईर्ष्या ने उसकी समझदारी को ढक लिया क्योंकि उसे लगा कि पूरे कुल में केवल वही शुन एर की बराबरी कर सकता है, लेकिन बाद में सोचने पर उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कुछ भी कर ले, शुन एर शायद ही कभी मुस्कुराती थी। दूसरी ओर शाओ यान, जो एक विकलांग था, हमेशा शुन एर को हंसा सकता था। उन दोनों के बीच का यह अंतर देखकर शाओ निंग गुस्से से दांत पीसने लगा। बदमाश, मैं तुम्हें अभी घमंडी बने रहने दूंगा, लेकिन जब तुम्हारा यौवन संस्कार आएगा तो मैं तुम्हें शुन एर के सामने तुम्हारे टूटे हुए दांत ढूंढने पर मजबूर करूंगा। मुट्ठी भींचते हुए शियाओ निंग ने पालती मारकर बैठे शियाओ यान को ठंडी निगाहों से देखा। यद्यपि पिछले वर्ष शियाओ यान की प्रशिक्षण गति देखकर शियाओ निंग भी चकित था, फिर भी वह अपने उस अभिमानी स्वभाव को नहीं बदल सका जो उसे हमेशा से रहता था। इसके अलावा शियाओ निंग, जो पूरे कबीले में एकमात्र पुरुष था जिसकी तुलना शुन एर से मुश्किल से ही की जा सकती थी, शियाओ यान के अचानक प्रदर्शन से खतरे का आभास कर रहा था। उसके ताकतवर होने से पहले मैं उसकी जमकर पिटाई करूंगा। सबसे अच्छा नतीजा ये होगा कि पिटाई से उसके शरीर पर निशान पड़ जाएगा और वह अपनी ट्रेनिंग से टूट जाएगा। अपने बुरे विचारों में खोए हुए शियाओ निंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भले ही शियाओ यान का दुवांची स्तर 7 था, शियाओ निंग को अपने 8 दुवांची पर पूरा भरोसा था। आखिर 7 दुवांची के बाद हर दुवांची स्तर में बहुत बड़ा अंतर होता है। शुन एर से धीमी आवाज में बात करते हुए शियाओ यान की नजरें प्रशिक्षण मैदान के किनारों पर इधर उधर घूम रही थीं और उसकी नजर शियाओ निंग के चेहरे पर मुस्कान पर पड़ी। कुछ देर सोचने के बाद शियाओ यान को समझ आया कि मुस्कान किस बारे में थी और वह खुद भी मुस्कुराया, मन ही मन सोचते हुए, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को भी नहीं छुपा सकता, वह किसी भी तरह से खतरा नहीं हो सकता।
जब शियाओयान से हार गया तो किसी और ने शियाओयान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, और जो कबीले के लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए उन्होंने दूसरों पर नजरें गड़ा दी। लेकिन कुछ दौर की चुनौतियों के बाद केवल 2 लोग ही भाग्य और अपनी जानी पहचानी 2 तकनीकों के दम पर अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने और युवावस्था समारोह के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। धीरे धीरे शांत होते प्रशिक्षण मैदान को देखते हुए मुस्कुराते हुए जियाउजान खड़े हुए और अगले महीने होने वाले वयस्कता समारोह के बारे में कुछ सूचनाओं के साथ परिणामों की घोषणा की। धीरे धीरे उठते हुए जियाओयान ने मंच पर खुश जियाउजान की ओर मुस्कुराया, जबकि जियाउजान ने अपने योग्य बेटे को थम्स अप देने में कोई कंजूसी नहीं की। अपने कपड़ों से धूल झाड़ने के तुरंत बाद जियाओयान को एक सुगंधित खुशबू महसूस हुई। अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ते हुए शियाओयान ने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि शियाओ मेई उसके सामने खड़ी है और उसने पूछा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। शाओयान के चेहरे पर भावहीनता और शीतलता देखकर शाओ मेई का साहस डगमगा गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, शाओयान, बधाई हो। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद। हल्का सा सिर हिलाते हुए जियाओयान ने अपने बगल में बैठी शुनएर की ओर देखा। शाओयान बियाओ दी, मेरे पिताजी कल 2 तकनीक हॉल में उच्च हुआन स्तर की 2 तकनीक स्वयं सिखाएंगे। क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? शाओ मेई मुस्कुराए और उसकी नारीत्व की मोहकता और युवावस्था की कोमलता के मेल ने एक ऐसा प्रश्न रच दिया जिसका जवाब देना असंभव था। ये सुनकर शियाओयान की भौहें थोड़ी सी तन गईं। ठीक उसी समय जब शियाओयान शियाओ मेई को अस्वीकार करने का बहाना ढूंढने ही वाला था, तभी एक पीली सफेद बांह उसके हाथ में घुस गई और उससे लिपट गई। चौंक कर शियाओयान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे मुस्कुराती हुई शुनएर दिखाई दी। शाओ मेई बियाओ जी, मुझे बहुत खेद है। शुनएर ने शाओयान गेगे को कलवुतान शहर घूमने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए वह शाओ मेई बियाओ जी के साथ 2 तकनीक हॉल नहीं जा सकते। स्तब्ध निगाहों के बीच शुनएर ने शाओयान का हाथ थाम लिया और उसके कोमल चेहरे पर क्षमा का भाव झलक रहा था। अध्याय 35 अपराध बोध। शुनएर की बातें सुनकर शियाओ मेई रुक गई और उसने ध्यान से विचार किया। अगर कबीले की कोई और लड़की होती तो शियाओ मेई को पूरा भरोसा था कि वह अपनी सुंदरता और प्रतिभा के बल पर जीत हासिल कर सकती थी, लेकिन शुनएर के सामने शियाओ मेई को हार स्वीकार करनी पड़ी। शाओयान के चेहरे पर कोई भाव न देखकर शाओ मेई ने आत्मनिंदा भरी मुस्कान दी और हार मानकर वहां से चली गई। प्रशिक्षण मैदान में मौजूद भीड़ शाओयान को घूर रही थी, जिस पर शुनएर झुकी हुई थी और उन सभी को ईर्ष्या का अनुभव हो रहा था। शुनएर, जो पूरे कुल की सबसे प्रतिभाशाली सदस्य थी, भला किसी पुरुष के साथ इतनी करीबी कैसे हो गई? शाओ मेई को अजीब तरह से दूर जाते देख शाओयान स्तब्ध रह गया और मुस्कुराती हुई शुनएर को देखकर उसने ताना मारा, लड़की, तुम क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। शुनएर अब भी शियाओयान का हाथ पकड़े हुए थी। उसने घूरती भीड़ की ओर देखा और मासूमियत से कहा, क्या शियाओयान वैसे भी उसे अस्वीकार करने ही वाली नहीं थी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जियाओयान ने अपनी आंखें घुमाई। उसके मन में जो बहाना था वह शुनएर के बहाने से बिल्कुल अलग था। जियाओ मेई के चेहरे पर अजीब भाव याद करके जियाओयान ने असहाय होकर सिर हिलाया और सोचा, क्या शुनएर ने जानबूझकर ऐसा किया? बस शुनएर को ये पसंद नहीं आया कि शियाओ मेई कितनी जल्दी बदल गई। हाँ, साथ में 2 तकनीक सीखने के लिए 2 तकनीक हॉल जाना। उसने तुम्हें पिछले 3 सालों में कभी बुलाया ही नहीं। शुनएर ने आसपास की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए शियाओयान को धीरे धीरे प्रशिक्षण मैदान से बाहर खींच लिया। उसी समय उसने कुछ बुदबुदाया जो केवल शियाओयान ही सुन सकती थी। ऐसा लगता है कि उसे वाकई शियाओ मेई का इतनी जल्दी बदलना पसंद नहीं आया। हल्के से कंधे उचकाते हुए जियाओयान ने कड़वी मुस्कान के साथ शुनएर की बात से सहमति जताई। 3 साल पहले जियाओ मेई उसके काफी करीब थी, लेकिन जब जियाओयान को विकलांग की उपाधि मिली तब उसे जियाओ मेई की वास्तविकता का पता चला। शियाओयान और शुनएर को मैदान से जाते देख शियाओनिन का चेहरा तन गया और उसने अपनी मुठ्ठियां इतनी कसकर भींच ली कि हड्डियां चटकने की आवाज सुनाई दी। ईर्ष्या के मारे उसकी आंखें भी थोड़ी लाल हो गईं। बदमाश, 1 महीने बाद मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। शियाओनिन ने गुस्से में ये शब्द थूकते हुए कहे और ट्रेनिंग मैदान से बाहर निकल गया। ऊंचे चबूतरे पर जियाओजान जाने ही वाला था कि उसने ये दृश्य देखा और शुनएर और जियाओयान को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी। यानेर, क्या वह शुनएर को पसंद करता है? शुनएर का बैकग्राउंड, यहाँ तक कि नालन यानरान भी उसके सामने कुछ नहीं। प्रतिभा के मामले में भी उसके पीछे की शक्ति से स्वीकृति पाना बेहद मुश्किल होगा।
कुछ देर सोचने के बाद जियाओयान ने आह भरी और धीरे धीरे वहां से चला गया। चलते समय जियाओयान अचानक सब कुछ भूल जाता था क्योंकि उसे अभी अभी हुई घटना याद आ जाती थी। एक मोड़ मुड़ते ही शुनएर ने अचानक लाल चेहरे के साथ शियाओयान का हाथ छोड़ दिया। अपने गाल फुलाते हुए उसने शियाओयान को आरोप भरी निगाहों से देखा। आगे बढ़ने की जो गति उसे खींच रही थी, उसे खोते हुए जियाओयान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और उसने बेवजह आह भरी। उसकी नज़र जुनएर पर पड़ी और वह सोचने लगा कि जुनएर ने क्या इशारा किया था। शाओयान की खाली निगाहों को महसूस करते हुए शुनएर का छोटा सा चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसके हाथ अनायास ही ऊपर उठ गए और उसने कहा, शाओयान गेगे, तुम। अहम बेहोशी से जागते हुए जियाओयान को जोर से खांसी आए और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने सोचा, मैं इतना नीच कब हो गया कि अपनी ही बहन के बारे में ऐसा सोचने लगा। हालांकि शुनएर और शियाओयान का खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी वे एक दशक से अधिक समय तक साथ रहे और उनका रिश्ता सगे भाई बहन से कुछ कम नहीं था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि शियाओयान शुनएर को अपनी छोटी बहन मानता था और जब उसे अपने विचारों का एहसास हुआ तो उसे अपराधबोध और घृणा हुई। इस अचानक एहसास के साथ ही माहौल काफी असहज हो गया। शुनएर ने अपना सिर झुका लिया और उसकी हमेशा की शालीनता की जगह एक लड़की की शर्मिंदगी झलक रही थी। कभी कभी वह तिरछी नजर से शियाओयान के चेहरे के किनारे को देखती, जो सीधे आगे देख रही थी। उस असहज माहौल में वह छोटा सा रास्ता भी एक महान विजय की तरह लग रहा था, जिसे पूरा करने में अनंत काल लग गया। बेशक भले ही यह विजय अभियान कितना भी लंबा लगा हो, इसका एक अंत था जहां रास्ता दो दिशाओं में बढ़ गया। यहीं पर जियाओयान ने धीरे से अलविदा कहा और भागने लगी। जियोयान गेगे उद्धरण चिन्ह। घबराई हुई शाओयान को देखकर शुनएर दंग रह गई और फिर उसने आवाज लगाई, रुककर जियाओयान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे जुनएर एक विलो पेड़ के नीचे खड़ी दिखी और उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। शुनएर ने हरे रंग का चोला पहना हुआ था, जिसकी बैंगनी रंग की बेल्ट हवा में लहरा रही थी। वह और उसके पीछे खड़ा विलो का पेड़ मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जो देखने में अवास्तविक लग रहा था। कल क्या तुम शुनएर के साथ चलोगी? उद्धरण चिन्ह। विलो पेड़ की शाखाओं के नीचे लड़की का कोमल चेहरा लाल हो गया था और उसके सुंदर दांत उसके गुलाबी होठों को काट रहे थे। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी उम्मीद के साथ शियाओयान को देख रही थीं। अध्याय 36 हास्यपूर्ण सफलता। यह मानना मुश्किल था कि इतनी खूबसूरत शुनएर ऐसे बचकाने शब्द बोलेगी। उसके आकर्षण ने शियाओयान के मन को फिर से भटका दिया। स्वयं की फिर से मौन आलोचना करते हुए जियाओयान ने दबी हुई आवाज में उत्तर दिया। इसके बाद वह जुनएर की मुस्कुराती निगाहों के बीच से भाग निकला। शाओयान को जाते हुए देखकर शुनएर हंसते हुए अपना मुंह ढक लेती है। फिर वह अपनी भौहें सिकोड़कर पास ही स्थित एक तालाब की ओर चली जाती है। तालाब में पड़ रहे प्रतिबिंब में एक सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसकी आंखें चमकीली और दांत सफेद थे। उसके हर हाव भाव में एक अवर्णनीय आकर्षण था जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेता था। कितनी सुंदर हो तुम! एक चक्कर लगाते हुए शुनएर के होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। कुछ ही दूरी पर बाहर के कारनामों के बाद कबीले में लौटे दो युवक मुंह खुला रखकर रुक गए। उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था और वे मूर्खतापूर्वक विलो के पेड़ के नीचे बैठी लड़की को देख रहे थे। अपने कमरे में वापस लौटते हुए जियाओयान ने दरवाजा बंद करते हुए एक गहरी सांस ली। माथे से पसीना पोंछते हुए उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये लड़की जब बड़ी होगी तो शायद नीलामी में या फेई से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। अपनी मेज पर बैठते हुए जियाओयान ने चाय का एक घूंट पिया, जबकि उसका मन अभी भी शुनएर के ख्यालों में डूबा हुआ था। शुनएर की आंखों की खूबसूरती को याद करते हुए जियाओयान के दिल में अचानक एक झंझनाहट सी महसूस हुई। अपना सिर हिलाते हुए जियाओयान ने खुद को कोसते हुए कहा और अंत में शांत हो गया। अपनी दर्द से भरी बाहों को झटकते हुए जियाओयान अपने कमरे के कोने में गया और फाउंडेशन एलिक्सर से भरा लकड़ी का बेसिन निकाला और जल्दी से उसमें कूद गया। ठंडे पानी की बूंदें उसकी त्वचा पर पड़ रही थीं, जिससे शियाओयान के शरीर में हल्की गर्माहट फैल गई और धीरे धीरे उसकी थकान दूर हो गई। जैसे जैसे लहरें उठने लगी, जियाओयान आलस्य से लकड़ी के बेसिन के किनारे लेट गया और उसकी सांसें धीमी और शांत हो गईं। आज प्रशिक्षण मैदान में सभी के चेहरों पर दिख रहे सदमे को याद करते हुए शियाओयान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ताकत इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज। कनपटी मलते हुए अचानक उसके मन में एक ठंडा लेकिन सुंदर चेहरा उभर आया। वह चेहरा नालन यानरान का था। आंखें सिकोड़ते हुए शियाओयान ने बुदबुदाया, 2 और साल।
तुम तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अगर शब्दों में व्याप्त शीतलता न होती तो कोई भी यह मान लेता कि जियाओ यान के शब्द किसी प्रेमी के लिए थे, न कि किसी कट्टर प्रतिद्वंद्वी के लिए। मुख्य हॉल में नालन यानरान के लापरवाह रवैये और बातों को याद करते हुए शियाओ यान की मुट्ठियां धीरे धीरे कस गईं। उसे जो शर्मिंदगी महसूस हुई थी वह उसके मन में बस गई थी। हाँ, मुझे तो आराम भी नहीं मिल रहा। वो लड़की भले ही घमंडी हो, लेकिन मिस्टी क्लाउड्स गुट के नेता के हाथों में आ जाने से उसकी प्रतिभा और क्षमता कम नहीं होनी चाहिए। शियाओ यान के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। गहरी सांस लेते हुए जियाओ यान को एहसास हुआ कि जब भी वह नालन यानरान के बारे में सोचता है, उसे एक नई शक्ति मिलती है जो उसे अपनी सीमाओं तक ले जाती है। उसने तुरंत अपनी आलसी मुद्रा छोड़ी और लकड़ी के कुंड में सीधा बैठ गया। उसने अपने हाथों से एक चिन्ह बनाया और फिर धीरे धीरे अपने सारे विचारों को मन से निकालकर अभ्यास शुरू कर दिया। उस दिन हुई परीक्षा के बाद से जियाओ यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि कबीले के लोगों की निगाहें अब उपहास से भरी नहीं थीं, बल्कि सम्मान से भरी हुई थीं। 3 साल पहले जिन नई निगाहों का अनुभव वह पहले ही कर चुका था, उनके प्रति जियाओ यान शांत और भावहीन था और अपने सम्मानित होने के कारण अहंकारी नहीं हुआ। परीक्षा समाप्त होने के अगले दिन जियाओ यान ने अपना वादा निभाया और शुनेर के साथ शहर और पहाड़ों दोनों के दर्शनीय स्थलों का आनंद लेने गया। अपने पिता जियाओ जान के अलावा शुनेर ही कुल में जियाओ यान की सबसे करीबी थी, इसलिए जियाओ यान उसकी किसी भी विनती को अस्वीकार नहीं कर सकता था। एक आरामदेह दिन के बाद जियाओ यान का जीवन फिर से शांत और व्यवस्थित अवस्था में लौट आया। वह सुबह पहाड़ों के पीछे डो तकनीक का अभ्यास करता था, फिर अपने कमरे में लौटकर बाकी समय डोची का अभ्यास करता था और कभी कभी शुनेर और अपने पिता से बातचीत करता था। उसका जीवन सरल और व्यवस्थित था। इस दौरान जियाओ यान कबीले में घूमते समय कभी कभार जियाओ मेई से मिलता था और जब वह जियाओ यान बियाओगे की मधुर आवाज सुनता तो मुस्कुराकर और कुछ बहाने बनाकर वहां से चला जाता था। जिन लोगों ने उसके कठिन समय में उसका साथ छोड़ दिया था, जियाओ यान ने उनसे कभी भी दोबारा करीबी संबंध नहीं बनाए। वह जानता था कि जो लोग उसकी प्रतिभा के पुनर्जन्म के कारण अचानक उसके प्रति सम्मानजनक और मित्रवत हो गए थे, प्रतिभा खोते ही वे उसके साथ एक ठंडे अजनबी की तरह व्यवहार करेंगे। इस तरह का विश्वासघात एक बार झेलना ही काफी था। 1 महीना धीरे धीरे बीत गया और शियाओ कबीले के वयस्कता समारोह में केवल 7 दिन शेष रह गए थे। परीक्षा से लेकर वयस्कता समारोह से 7 दिन पहले तक काफी समय बीत जाने के बावजूद जियाओ यान की 8 डुआन क्यूई प्राप्त करने की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई थी, जिससे वह निराश था। 2 और दिनों तक 8 डुआन ची के लिए प्रयास करने के बाद भी जियाओ यान को कोई सफलता नहीं मिली और निराशा के बीच उसने अपने प्रशिक्षण में ढील दी ताकि वह युवावस्था समारोह के लिए बेहतरीन स्थिति में हो सके। लेकिन ठीक उसी समय जब उसे लगा कि अब उसे सफलता मिलने और 8 डुआनची में प्रवेश करने की कोई उम्मीद नहीं है, एक दिलचस्प आश्चर्य हुआ। वयस्कता समारोह से 2 दिन पहले की रात को गहरी नींद में सो रहा जियाओ यान अचानक सपने में चलने की तरह उछल पड़ा और अपने कपड़े उतारने से पहले ही वह उस लकड़ी के कुंड में कूद गया जिसमें मुश्किल से ही कोई फाउंडेशन एलिक्जिर बचा था। आधी रात तक संघर्ष करने के बाद जियाओ यान ने आखिरकार नींद से भरी आंखों से आंखें खोली और फिर उसे एहसास हुआ कि जिस शानदार 8 डुआन को पाने के लिए वह 2-3 महीनों से संघर्ष कर रहा था, वह आखिरकार उसकी आधी नींद में ही हासिल हो गया था। इस चौंका देने वाली लेकिन हास्यास्पद सफलता को देखकर जियाओ यान खुश और आश्चर्यचकित होते हुए केवल इतना ही कह सकी, सच में। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 37 जीओयू। यदि कोई वंश वर्षों तक समृद्ध होना चाहता है तो सबसे महत्वपूर्ण कारक वंश की जीवंतता है, और वंश की जीवंतता उसकी युवा पीढ़ी, वंश का नया रक्त है। केवल नए रक्त की निरंतर आपूर्ति से ही एक वंश, एक विशाल मशीन सुचारू रूप से चल सकता है। इसलिए वयस्कता में प्रवेश का समारोह शियाओ कबीले सहित हर कबीले के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। वुतान शहर के शीर्ष 3 कुलों में से एक होने के नाते शियाओ कुल के वयस्क होने के समारोह ने शहर की अधिकांश शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया और शियाओ कुल के साथ अच्छे संबंध रखने वाले लोग भी समारोह देखने आए। एक विशाल पेड़ की छांव में शुनेर के साथ शियाओ यान आराम से बैठी थी। शियाओ यान ने प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच बने विशाल चबूतरे को देखते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी। ये चबूतरा लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से बना था और इसे विशेष रूप से उस दीक्षांत समारोह के लिए तैयार किया गया था जो जल्द ही होने वाला था। शियाओ यान की निगाह खाली लकड़ी के चबूतरे से हटकर उन लोगों पर पड़ी जो शियाओ कबीले के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी वयस्कता समारोह देखने के लिए वहां मौजूद थे। अनिच्छा से उसने कहा, यहाँ काफी लोग हैं।
शाओयान के उदास चेहरे को देखकर शुनएर, जो जानती थी कि शाओयान को शांति पसंद है, खिलखिलाकर हंस पड़ी। जैसे ही उसकी हंसी सुनाई दी, शुनएर को शाओयान की तीखी निगाहें महसूस हुई और उसने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। शाओयान को देखते हुए उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक आए और फिर उसने कहा, शाओयान, क्या तुम आज दुवान क्यूई तक पहुंच गए? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जियाओयान ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा और महसूस किया कि शुनएर के आसपास रहते हुए वह कोई भी बात छुपा नहीं सकता। उदास मन से उसने धीरे से सिर हिलाया। वाह, अभी 1 महीना भी नहीं बीता और तुम आज दुवानची तक पहुंच गए। ये गति वाकई चौंकाने वाली है। शाओयान को सिर हिलाते देख शुनएर के शांत स्वभाव के बावजूद उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। शुनएर को घूरते हुए शाओयान का चेहरा अचानक बदल गया। लकड़ी के चबूतरे के पास लाल रंग की पोशाक पहने एक महिला अपने आसपास के लोगों से बातें कर रही थी। लोगों का एक घेरा उसे घेरे हुए था, जिससे वह जगह चबूतरे के आसपास का सबसे लोकप्रिय घेरा बन गई थी। लाल पोशाक पहने यह महिला, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी, उसे शाओयान पहले भी देख चुकी थी। वह प्राइम ऑक्शन हाउस की शीर्ष नीलामीकर्ता याफी थी। याफेई की पतली कमर पर टकटकी लगाए हुए शाओयान ने चुपचाप अपनी राय व्यक्त की, सच में बहुत सुंदर। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर तक शाओयान की निगाह याफी पर टिकी रहने के बाद उसके बगल से शुनएर की नाखुशी भरी पीठ दिखाई दी। अहम अपनी आंखें झपकाते हुए जियाओयान ने धीरे से अपनी नजरें हटा ली, मानो वह याफेई को भूल नहीं रहा हो, और नाराज शुनएर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि प्राइम ऑक्शन हाउस हमारे कबीले के वयस्कता समारोह में आया था? उद्धरण चिन्ह। शाओयान को घूरते हुए, जो मानो कुछ हुआ ही न हो, शुनएर ने भावहीनता से कहा, शियाओ कबीले और प्राइम ऑक्शन हाउस के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं, तो याफी का आना इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? इसके अलावा इस महिला की बातचीत करने की कला की तारीफ पूरे वुतान शहर में होती है। कुछ नौजवानों ने उसकी खूबसूरती के कारण उससे दोस्ती की और उस पर बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन अंत में उन्हें कुछ नहीं मिला। अगर शियाओ याओगेगे उससे रिझाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि सावधान रहें। और शुनएर आपको इन सब चीजों के लिए कोई पैसा उधार नहीं देगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जियाओयान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, भले ही मैं इन सब बातों के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन कम से कम इतना तो जरूरी है कि वह मुझे स्वीकार करे। तुम्हें पता है ना कि वह मुझसे कम 7 से 8 साल बड़ी है। उद्धरण चिन्ह। क्या कुछ महिलाओं को ये पसंद नहीं आता? ये कहते हुए शुनएर मुस्कुराई। सूखी खांसी करते हुए जियाओयान को केवल हार स्वीकार करनी पड़ी और उसने उस समूह के लोगों की ओर दोबारा न देखने का फैसला किया। वो वापस क्यों आ गई? ये देखकर कि शाओयान अब उधर नहीं देख रही थी, शुनएर ने इस बात को आगे बढ़ाना बंद कर दिया और कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने जोर से कहा, कौन? शुनएर की निगाहों का पीछा करते हुए शाओयान की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। उन दोनों की निगाहें एक लड़की पर टिकी थीं, जिसने स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी और इस समय एक पेड़ से टेक लगाकर खड़ी थी। उसकी कमर पर तलवार बंधी हुई थी, वह काफी लंबी थी और उसकी सबसे आकर्षक विशेषता उसकी लंबी टांगें थीं, इतनी कामुक टांगें कि याफी की टांगें भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थीं। शाओ, ये लंबी लड़की को घूरते हुए शाओयान ने पूछा, क्या वह जियानान अकादमी में प्रशिक्षण लेने नहीं गई थी? वह वापस क्यों लौटी? उद्धरण चिन्ह। शुनएर ने प्यारे अंदाज में कंधे उचकाते हुए चिढ़ाते हुए कहा, शाओयान गेगे, इस बार तुम्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। मुंह खोलते हुए शाओयान ने अपना जलता हुआ माथा रगड़ते हुए कहा, यह बदतमीज औरत बहुत परेशान करती है। धिक्कार है, मैंने बस गलती से पहाड़ों में उसके नहाने की जगह पर जाकर उसके पैर छू लिए थे। उसके बाद से वह लगभग 1 साल तक मुझे जान से मारने की कोशिश करती रही। उद्धरण चिन्ह। TL, यहाँ हत्या शब्द का प्रयोग मजाकिया अंदाज में किया गया है, इस संदर्भ में इसका अर्थ है गंभीर पिटाई। हे, लड़की के शरीर को लापरवाही से छूना नहीं चाहिए। शाओयान की कहानी सुनकर शुनएर खिलखिलाकर हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। अचानक उसे याद आया कि कैसे शाओयान ने रात में उसकी मदद की थी और उस दौरान उसके शरीर को छुआ था, जिससे उसके चेहरे पर शर्म से लालिमा छा गई। शाओयान ने होंठ सिकोड़ते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वह औरत शाओनिन की बहन है और वे दोनों ही अच्छे लोग नहीं हैं। उस कमीने की मेरे प्रति दुश्मनी का कुछ कारण वह भी है। उद्धरण चिन्ह। दूर से जियाओयू को शायद उन दोनों की अपने बारे में हो रही बातचीत का आभास हो गया और उसने मुड़कर देखा तो जियाओयान एक दूसरे पेड़ के नीचे खड़ी थी। थोड़ा चौंकने के बाद उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसके चेहरे पर अरुचि और तिरस्कार के भाव उभर आए।
कुछ देर रुकने के बाद जियाओ यू ने अपने आकर्षक लंबे पैरों को हिलाया और जियाओ यान की ओर चलने लगी। शाओ यू को आते देख शाओ यान की भौहें भी तन गईं, जिससे उसकी घृणा और अधीरता स्पष्ट हो गई। हाँ शियाओ यान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वह दिन देखूंगी जब तुम अपनी स्थिति को पूरी तरह बदल लोगी। ये वाकई आश्चर्यजनक है। पास आकर शियाओ यू ने शियाओ यान की अपने प्रति स्पष्ट नापसंदगी देखी और ताना मारा। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। उद्धरण चिन्ह। जाहिर है शियाओ यान शियाओ यू से बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसके अभद्र शब्दों के कारण उसका सामान्य शांत स्वभाव धराशायी हो गया था। तुम्हारे शब्द अब भी उतने ही तीखे और चुभने वाले हैं। लगता है 3 साल के अपमान ने भी तुम्हारी तीखी ऊर्जा को कम नहीं किया है। जियाओ यू ने जियाओ यान को नीचा दिखाते हुए उपदेशात्मक लहजे में कहा। फिर से वही लहजा, मन ही मन झुंझलाहट भरी सांस छोड़ते हुए शियाओयान ने नीचे देखा और उस लड़की को गौर से निहारा जिसे उसने लगभग 1 साल से नहीं देखा था। उसकी टांगों पर नजर डालते हुए शियाओयान ने अपनी नाक छूते हुए पूछा, तुम्हारी टांगें अभी भी इतनी लंबी हैं? मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके बाद किसी और पुरुष ने उन्हें छुआ होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जो शक की मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी, जियाओ यू रुक गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अध्याय 38। ये शरारती बच्चा सीधा सादा नहीं है। शाओ यान के शब्दों ने शाओ यू की कमजोर नस पर वार किया और बाद में आवेश में आकर उसने अपना हाथ अपनी कमर पर रखी तलवार पर रख लिया। तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ शियाओ यान पीछे की ओर झुकी और आलस्य से बोली, क्या तुम लड़ना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। तो क्या हुआ? जियाओ यू ने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत कर ली और उसे म्यान से निकालकर जियाओ यान पर वार करने की अपनी इच्छा को रोकने की पूरी कोशिश की। व्यंग्य भरे लहजे में उसने ताना मारा, भले ही तुम्हारी प्रतिभा वापस आ गई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? 3 साल पहले मैं जियाओ यू तुम्हें जान बचाकर भागने पर मजबूर कर सकती थी और 3 साल बाद भी मैं ऐसा कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। शियाओ यान की भौहें तन गईं जब उसने शियाओ यू की हल्के बैंगनी रंग की स्कूल यूनिफॉर्म देखी, जिस पर उसके सीने पर 3 सुनहरे सितारे बने थे। ये सितारे शियाओ यू की ताकत को दर्शाते थे, जो एक 3 सितारा डोजे थी। लगता है अकादमी में उसका 1 साल व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी गंदी निगाहें कहाँ टिकी हैं? शियाओ यान की निगाहें कहाँ टिकी हैं? ये देखकर शियाओ यू का पहले से ही लाल चेहरा और भी लाल हो गया। क्या तुमने ये इसलिए नहीं पहना है ताकि लोग तुम्हें नोटिस करें? शियाओ यान ने अपनी नाक को छुआ। उसके लापरवाही से बोले गए शब्दों ने शियाओ यू को गुस्से से उछलने पर मजबूर कर दिया। कमीने। दांत पीसते हुए जियाओ यू, जो पहले ही अपनी सीमा पार कर चुकी थी, आखिरकार क्लेंच की आवाज के साथ अपनी तलवार निकाल ली। जियाओ यान पर तलवार तानते हुए उसने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी जीभ काटने से डरती हूँ? उद्धरण चिन्ह। अपने सामने चमकती हुई स्टील की तलवार को घूरते हुए जियाओ यान ने पलके झपकाए बिना कहा, आप खुद कोशिश क्यों नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। बातचीत के दौरान जियाओ यान का दाहिना हाथ थोड़ा मुड़ गया और धीरे धीरे एक स्पंदित भंवर बनने लगा। 3 जुबान स्तर की 2 तकनीक के साथ जियाओ यान को 3 स्टार डोजे से डरने की कोई खास जरूरत नहीं थी। दोनों को आपस में भिड़ते देख किनारे पर खड़ी शुनएर असहाय होकर अपना सिर हिलाती रही। दूर देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए उन्हें आगाह किया, शाओ शू शू और वे आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। शुनएर की बातें सुनकर जियाओ यू की भौहें तन गईं और उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो जियाओ जान एक बदसूरत चेहरे के साथ उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। तुम्हारी अच्छी किस्मत ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। उद्धरण चिन्ह। ठंडी सी आह भरने के बाद जियाओ यू ने अपनी तलवार म्यान में वापस रखी और मुड़ गई। अपने लंबे पैरों से आगे बढ़ते हुए जियाओ यू शुनएर के सामने रुकी और बोली, शुनएर मेरी प्यारी, तुम्हारी प्रतिभा और सुंदरता दोनों ही बेमिसाल हैं, लेकिन तुम्हें कुछ लोगों से दूर रहना चाहिए, वरना तुम बुरी आदतों से ग्रसित हो सकती हो। तब पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। शाओ यू के सुझाव पर शुनएर मुस्कुराते हुए बोली, शाओ यू बियाओ जी के याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन शुनएर को लगता है कि शाओ यांगेगे बहुत बढ़िया है। उद्धरण चिन्ह। शुनएर के अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर शाओ यू का चेहरा खिल उठा और उसने मुस्कुराते हुए शुनएर को गौर से देखा। अंत में शाओ यू ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम कबीले से बाहर निकलोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली अनगिनत लोग हैं। अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे दिल को छू ले तो। शाओ यू बियाओ जी, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। शुनएर को विश्वास नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। शुनएर ने लाल होंठ सिकोड़ते हुए शाओ यू की बात काट दी।
शुनएर द्वारा बीच में टोकने के बाद शियाओ यू शर्मिंदा हो गई और उसने शियाओ यान को आखिरी बार गुस्से भरी नजरों से घूरकर वहां से चली गई। गुस्से में भरी शियाओ यू को जाते देख शियाओ यान ने धीरे से राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर व्याप्त घृणा का भाव वापस सामान्य शांत भाव में बदल गया। आह भरते हुए उसने कहा, मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शुनएर ने अपना मुंह ढकते हुए हंसते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे वाकई हैरानी होती है कि वह हमेशा शाओयान गेगे के खिलाफ क्यों रहती है। भले ही तुम गलती से उसके नहाने की जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन उसे तुम्हारे खिलाफ इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। मुझे कैसे पता चलेगा? जियाओ यान ने मासूमियत से कंधे उचकाए और फिर जियाओ जान और उसकी ओर बढ़ते हुए कुछ और लोगों की ओर देखा। यान, क्या तुम ठीक हो? शियाओ यू कहाँ है? जल्दी से चलकर शियाओ यान को सुरक्षित देखकर शियाओ जान ने राहत की सांस लेते हुए पूछा। थोड़ा कंधे उचकाते हुए शियाओ यान हंसी, मैं ठीक हूँ। उस महिला के सिर में खून का दौरा बढ़ गया था। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। वह लड़की बहुत गुस्सैल है और अब जब वह 3 स्टार डोजे है, अगर तुम दोनों में लड़ाई हुई तो हार तुम्हारी ही होगी। इसके अलावा वह पहले बड़े की पोती है, इसलिए अगर तुम दोनों में लड़ाई हुई तो मैं उसे दंडित करने की स्थिति में नहीं हूं। जियाओ जान ने बेबसी से कहा। शाओ यान ने बिना कोई जवाब दिए मुस्कुराते हुए अपनी नाक को छुआ। यान, ये प्राइम ऑक्शन हाउस की शीर्ष नीलामी करता है, श्रीमती याफी। पिछली बार फाउंडेशन एलिक्सिर इन्हीं के माध्यम से लाया गया था। शाओ जान ने पीछे हटकर लाल पोशाक वाली महिला का परिचय कराया। शाओ यान ने उस खूबसूरत महिला को देखा जो अपने हाव भाव से परिपक्वता दिखा रही थी और एक शर्मीली मुस्कान प्रकट कर रही थी जो उसकी उम्र के लिए उपयुक्त थी। हाय याफी जी। उद्धरण चिन्ह। टीएल जी का अर्थ है बहन। अनौपचारिक रूप से इसका प्रयोग किसी ऐसी महिला के लिए किया जा सकता है जो बहन से थोड़ी बड़ी हो। शियाओ यान पर अपनी आकर्षक निगाहें गड़ाए याफी के खूबसूरत चेहरे पर उसकी बातों से मुस्कान आ गई। अपने लाल होठों को हिलाते हुए याफी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने सुना है कि युवा स्वामी शियाओ यान ने सिर्फ 1 साल में 4 दुवांची एक प्रकार का प्रशिक्षण हासिल कर लिए। हाँ, प्रशिक्षण की यह गति वुतान शहर में खूब चर्चा में है, लेकिन क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। शाओ यान ने अपना सिर झुकाया और शर्माते हुए कहा, यह पिताजी द्वारा फाउंडेशन एलिक्सिर की खरीद का परिणाम है। उद्धरण चिन्ह। शाओ यान की अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति सुनकर याफेई के शांत स्वभाव के बावजूद वह चौंक उठी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और रुचि झलक रही थी और उसने सोचा, सिर्फ 1 साल में 4 दुवांची, ये प्रशिक्षण गति वाकई चौंकाने वाली है। जहां तक उस फाउंडेशन एलिक्सिर की बात है, मैंने खुद इसकी जांच की है और इसके प्रभावों को जानती हूँ। ये प्रशिक्षण गति में थोड़ी मदद कर सकता है, लेकिन सिर्फ इस पर निर्भर रहकर 4 दुवांची बढ़ाना असंभव। दोनों के बीच बुनियादी परिचय देखकर जियाओ जान ने आकाश की ओर देखा और जियाओ यान के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, युवावस्था समारोह शुरू होने वाला है और मैंने कुछ तैयारी कर ली है। बाद में मुझे निराश मत करना। उद्धरण चिन्ह। शाओ यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शियाओ जान के पीछे चलते हुए याफेई ने शियाओ यान पर एक नजर डाली और फिर मुड़ गई। नीलामी घर में कुछ वर्षों के अनुभव से वह छोटी से छोटी बात को भी परख सकती थी और जब उसने उस युवक की आंखों में देखा तो उसे एहसास हुआ कि भले ही सामने खड़ा युवक शर्मीला लग रहा था, लेकिन उसकी गहरी काली आंखों में कोई भावना नहीं छिपी थी। वह शांत थी, मानो किसी एकांत झील में हो। इतनी कम उम्र में अपनी भावनाओं पर काबू पा लेना, ये बच्चा साधारण नहीं है। पीछे मुड़ते ही यह विचार याफी के मन में गूंज उठा। अध्याय 39 औपचारिक परीक्षा। वयस्कता में प्रवेश समारोह में इतने अलग अलग चरण थे और यह इतना जटिल था कि इससे किसी का भी सिर दर्द होने लग सकता था। प्लेटफॉर्म के नीचे बैठे हुए जियाओ यान उस युवक को देख रहे थे जिसे किसी गुड़िया की तरह इधर उधर घुमाया जा रहा था। उन्होंने अपना माथा मलते हुए बगल में बैठी शुनएर से कहा, ये युवावस्था समारोह, ये तो सच में एक यातना है। उद्धरण चिन्ह। शाओ यान का उदास चेहरा देखकर शुनएर मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं कर सकते, ये नियम प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और शाओ शू भी इन्हें बदलने की हिम्मत नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। शाओ यान ने आह भरी और कमजोरी से सिर हिलाया। जब वह सोने ही वाला था तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, जिससे उसकी भौहें तन गईं। उसने आंखें सिकोड़कर प्लेटफॉर्म के बाईं ओर देखा। वहां शाओ निंग ईर्ष्या से भरा हुआ खड़ा था और शुनएर और शाओ यान को देख रहा था। जब उसने देखा कि शाओ यान उसकी ओर देख रही है तो उसने तुरंत आक्रामक ढंग से अपनी मुट्ठी उठा ली। बेवकूफ। उद्धरण चिन्ह।
ये शब्द हल्के से कहते हुए जियाओयान की नज़र थोड़ी बाईं ओर जियाओनिंग के बगल में खड़ी जियाओयू पर पड़ी। उसकी निगाहें उसकी लंबी और आकर्षक टांगों पर बेबाकी से घूमी, जिससे उसका चेहरा हरा पड़ गया, और अंत में उसने ठंडी मुस्कान के साथ नजरें फेर ली। एक तरफ खड़ी शुनेर शाओयान की हरकतों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी और थोड़ी असहाय महसूस कर रही थी। शाओ यू की बात आते ही शाओयान अपना सामान्य शांत स्वभाव खो बैठता था और उसे तब तक उकसाता रहता था जब तक वह पूरी तरह से पागल न हो जाए। ठंडी लकड़ी की कुर्सी पर आराम से लेटे हुए जियाओयान अपनी आंखें बंद करके प्रतीक्षा करते हुए अपने बगल में बैठी युवती की मीठी सुगंध का आनंद ले रहा था। जब वयस्कता समारोह लगभग आधे चरण तक पहुंच चुका था तब अंततः जियाओयान की बारी आए। मंच से एक आवाज सुनकर अतिथि मंच पर मौजूद सभी लोग उत्सुकता या संदेह भरी निगाहों से शियाओयान की ओर देखने लगे। उनमें से अधिकांश के लिए शियाओ कबीले के युवावस्था समारोह में आने का एक बड़ा कारण उस युवक को देखना था जिसने वुतान शहर में इतना हंगामा मचाया था, और ये देखना था कि क्या वह अफवाहों में वर्णित बातों के अनुरूप था। शाओयान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और चारों ओर से आ रही निगाहों ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह चिड़ियाघर में एक बंदर हो, जिससे वह हताशा में अपना सिर हिलाने पर मजबूर हो गया। एक हल्की आह भरते हुए और भावहीन चेहरे के साथ जियाओयान सबकी निगाहों के बीच धीरे धीरे मंच पर चढ़ गई। वयस्कता समारोह का आयोजन दूसरे बड़े शाओयांग ने किया था। हालांकि दूसरे बड़े ने शाओयान के प्रति कभी सहानुभूति नहीं दिखाए, लेकिन उन्होंने उसे परेशान करने का प्रयास भी शायद ही कभी किया हो। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा के दिन से ही उनका स्वभाव काफी नर्म हो गया था। कम से कम उनके चेहरे पर पहले स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली तिरस्कार की भावना अब उनके झुर्रीदार चेहरे पर नहीं दिखती थी। आंखों में जटिल भाव लिए जियाओयांग ने अपने जीवन में सब कुछ उलट पुलट कर देने वाले इस युवक को देखकर गहरी आह भरी। समारोह के लिए आवश्यक सामग्री उठाते हुए उसका चेहरा थोड़ा कांप उठा और वह जियाओयान की ओर चल पड़ा। दूसरे बुजुर्ग को अपनी ओर आते देख शियाओयान को पिछली उबाऊ और नीरस रस्म याद आ गई और उसे सिरदर्द होने लगा। कड़वी मुस्कान के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भाग्य की प्रतीक्षा करने लगा। सबके सामने शाओयान आधे घंटे तक एक मूर्ख की तरह खड़ी रही, जब तक कि जटिल नौकरशाही प्रक्रिया का अंत नहीं हो गया। दिल में राहत की सांस लेते हुए शियाओयान ने अपनी आंखें खोली। अपने शरीर के चारों ओर बिखरे हुए विभिन्न मसालों को देखकर उसने निराशा से अपनी आंखें घुमाईं। सभी जटिल चरणों के समाप्त होने के बाद दूसरे बुजुर्ग ने अपने माथे से पसीना पोंछा और काले पत्थर के स्मारक की ओर मुड़कर चिल्लाया, औपचारिक परीक्षा। उद्धरण चिन्ह। औपचारिक परीक्षा पिछले महीने की परीक्षा के समान ही थी, जो मात्र एक प्रारंभिक परीक्षा थी। पिछली परीक्षा का उद्देश्य कुल के कुलीन सदस्यों का चयन करना था, ताकि वे मुख्य मंच पर वास्तविक दीक्षा समारोह में भाग ले सकें, जबकि शेष 7 दुवान और उससे नीचे के कुल सदस्यों के लिए केवल एक साधारण और कुछ हद तक सादा समारोह ही आयोजित किया जाता। औपचारिक परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की तुलना में कहीं अधिक सटीक थी, क्योंकि इस बार परीक्षा की जांच स्वयं 2 सितारा डो ग्रैंड मास्टर शियाओ कबीले के दूसरे वरिष्ठ सदस्य द्वारा की गई थी। इससे पता चलता है कि वयस्कता समारोह को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। टीएल डूजे योजक चिन्ह ग्रेटर दैन डू मास्टर योजक चिन्ह ग्रेटर दैन डू ग्रैंड मास्टर। दूसरे बुजुर्ग की चीख के साथ ही जो लोग बेहद ऊब चुके थे वे अचानक मंच की ओर ध्यान केंद्रित करने लगे। अतिथि मंच पर बैठे लगभग सभी लोग काले कपड़े पहने उस युवक को घूर रहे थे। आज उनके आने का उद्देश्य ये पुष्टि करना था कि क्या 4 साल पहले पूरे वुतान शहर में हलचल मचाने वाला युवक एक बार फिर वुतान शहर में हलचल मचाएगा। अपने चारों ओर की ईर्ष्यालु निगाहों को नजरअंदाज करते हुए जियाओयान शांत भाव से काले स्मारक की ओर बढ़ा। शांत दिख रहे शाओयान को देखते हुए दूसरे बुजुर्ग ने अपने सूखे हाथ से काले स्मारक को छुआ और अपनी ऊर्जा का एक अंश उसमें डालकर उसकी जांच की। इसके बाद वह एक तरफ हट गए और शाओयान को घूरने में सबका साथ देने लगे। हालांकि वह पिछली परीक्षा में मौजूद थे, फिर भी उनके मन में यह सवाल उठा, क्या इस बच्चे ने सचमुच 7 ऊर्जा प्राप्त कर ली है? शाओयान के प्रदर्शन के झटके ने विशेष रूप से इस दूसरे बुजुर्ग को प्रभावित किया और उन्होंने विशेष रूप से दीक्षा समारोह का प्रभार लेने का अनुरोध किया ताकि वह व्यक्तिगत रूप से शाओयान की परीक्षा ले सकें। दूसरे बुजुर्ग की प्रश्नवाचक निगाहों को अनसुना करते हुए जियाओयान का हाथ धीरे से काले स्मारक को छू गया। शियाओयान को स्मारक को छूते हुए देखकर शियाओयू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और शियाओनिंग से फुसफुसाते हुए कहा, क्या वह सचमुच 7 दुवान क्यूई तक पहुंच गया? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि जियाओयू अकादमी से छुट्टी लेकर 2 दिन पहले ही घर लौटी थी, इसलिए वह जियाओयान की प्रारंभिक परीक्षा देखने के लिए वहां मौजूद नहीं थी।
और इसलिए उसकी उपलब्धियों के बारे में अभी भी संदेह में थी। अपनी बहन के पूछे जाने पर जियाओनिंग ने कड़वाहट से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उस आदमी ने जरूर कुछ ऐसा खाया होगा जिससे वह 1 साल में ही 4 दुवान क्यूई की छलांग लगा गया। उद्धरण चिन्ह। अपने सवाल की पुष्टि होते देख जियाओ यू ने झुंझलाहट में अपने होंठ भींच लिए और पैर पटकने लगी। प्लेटफॉर्म पर खड़े युवक को गुस्से से घूरते हुए उसके खूबसूरत चेहरे पर हट का भाव साफ झलक रहा था। उसने मन ही मन सोचा, जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि उस अपाहिज ने अपनी स्थिति में इतना सुधार कर लिया है। एक गहरी सांस लेते हुए जियाओ यू ने व्यंग्य करते हुए कहा, उस बच्चे ने पिछली बार कुछ तो किया होगा, लेकिन इस बार दूसरे बड़े अधिकारी इसकी जांच करेंगे तो मैं। इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाती, जियाओ यू का चेहरा तनावग्रस्त हो गया क्योंकि बाकी के शब्द उसके गले में अटक गए। ऊंचे लकड़ी के चबूतरे पर विशाल काला स्मारक चमक रहा था और उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, द ZQE 8 दुवान। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 40। आघात। सन्नाटा छा गया, सब लोग चुप हो गए। सभी की निगाहें ऊपर रखी काली पत्थर की पट्टिका पर प्रतिबिंबित सुनहरे शब्दों पर टिकी हुई थीं। अतिथियों के मंच पर चाय के प्यालों के टूटने की तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी। वुतान शहर के सभी प्रतिनिधि स्तब्ध रह गए, उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव छा गए। उनकी यात्रा का उद्देश्य ये पुष्टि करना था कि अफवाहें सच थी या नहीं, अपनी आंखों से देखना कि क्या जियाओयान ने वास्तव में 1 वर्ष के भीतर 4 दुआन क्यूई की छलांग लगाई थी। हालांकि उन्होंने जो कुछ देखा उसने न केवल अफवाहों की पुष्टि की बल्कि उनकी उम्मीदों को पूरी तरह से पार कर दिया। 1 साल में 4 डुआंची, अब ये 5 डुआंची हो गया है। इस प्रशिक्षण की गति को केवल एक शब्द में वर्णित किया जा सकता है, भयावह। शियाओ कबीले ने एक बार फिर कामयाबी हासिल कर ली है। मेहमानों के मंच पर मौजूद हर कोई दबी आवाज में यही कह रहा था। 1 साल में 5 डुआन क्यूई की छलांग लगाने वाले कबीले के सदस्य को देखकर शियाओ कबीले का भविष्य उज्जवल दिख रहा था। अगर विकास की यही दर जारी रही तो शायद 10 साल में शियाओ कबीले में एक द हुआंग रैंक का सदस्य होगा। मेहमानों के मंच पर मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे को देखा, ये सोचकर उनके दिल भारी हो गए। डो हुआंग। जियामा साम्राज्य में यदि किसी कबीले के पास कोई शक्तिशाली डो हुआंग होता तो साम्राज्य में उस कबीले का रुतबा आसमान छू जाता। यहाँ तक कि जियामा साम्राज्य के 3 सबसे बड़े कबीले प्राइमा कबीला, नालन कबीला और रिट्ट कबीला भी उस कबीले का सम्मान करते। आखिरकार पूरे जियामा साम्राज्य में डो हुआंग स्तर के डोजे मुट्ठी भर ही थे। डो हुआंग पद प्राप्त करने वाले प्रत्येक डोजे के पास आकाश से लेकर समुद्र तक किसी भी चीज को गिराने और 10,000 दुश्मनों का आसानी से सामना करने की शक्ति होती थी। कोई भी समझदार साम्राज्य परिणामों पर विचार किए बिना डो हुआंग को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। 300 वर्ष पूर्व जियामा साम्राज्य के इकलौते शासक डो हुआंग डो झे के परिवार की युद्ध में हत्या कर दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप डो हुआंग ने क्रोध में आकर अकेले ही शत्रु सेना के 10,000 कुलीन योद्धाओं का नरसंहार कर दिया। इस रक्तपात से दोनों साम्राज्य भयभीत हो गए। उस क्षण से डोची महाद्वीप पर किसी भी साम्राज्य ने डो हुआंग डोजे को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। साथ ही सभी ने देखा कि डो हुआंग कितने भयानक हो सकते हैं। इसलिए शाओयान का उपहार देखने वाले हर व्यक्ति ने शाओ परिवार को अत्यधिक ईर्ष्या की दृष्टि से देखा। ऊंचे चबूतरे के बीचों बीच जियाओजान भी स्मारक पर लिखे सुनहरे शब्दों को थोड़ी नाराजगी भरी नजरों से देख रहा था। कुछ देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और अपने काले कपड़े पहने बेटे को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय यही था कि मैंने यान और मेरे बीच कोई अनबन पैदा नहीं की। उद्धरण चिन्ह। शियाओ यान के पिता होने के नाते शियाओजान अपने बेटे के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। उन्हें आज भी साफ याद है कि शियाओयान के बचपन में उसके जन्म के कुछ समय बाद ही वह उनके प्रति कितना उदासीन था। शियाओयान हमेशा उन्हें ठंडी निगाहों से देखता था, मानो वह किसी अजनबी को देख रहा हो, न कि अपने पिता को। सौभाग्यवश समय के साथ साथ जियाओजान के प्रति ठंडी और उदासीन नजरें गर्मजोशी में बदल गईं, क्योंकि जियाओजान की देखभाल और प्यार ने। जब शियाओयान का बचपन याद आया तो शियाओजान सिहर उठा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शाओ वंश के मुखिया युवा स्वामी शाओ यान की प्रतिभा सचमुच अद्भुत है। इस बार शाओ वंश को निश्चित रूप से एक बेहद शक्तिशाली योद्धा मिलेगा। शाओजान के बगल में खड़ी यफी की खूबसूरत आंखें उसी व्यक्ति पर टिकी थीं जिसे शाओजान देख रहा था। उत्साह के मारे उसका चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था और उसने अपने विचार व्यक्त किए। शाओजान जोर से हंसा, उसके चेहरे पर गर्व और उत्साह साफ झलक रहा था।
उसने अपने हाथ जोड़कर याफेई की ओर विनम्रता से देखते हुए कहा, याफेई, उस लड़के की प्रतिभा कभी कभी बहुत चौंकाने वाली होती है तो कभी कभी बहुत निराशाजनक भी। तुम ये भी जानते हो कि 3 साल पहले वह कैसे शोहरत से दूर हो गया था और उसे अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह अपनी प्रतिभा को फिर से हासिल कर लेगा, लेकिन देखो ये फिर से हो गया। आह! उद्धरण चिन्ह। याफेई की भौहें उसकी सौम्य मुस्कान के साथ थोड़ी झुक गईं। शियाओ यान की प्रतिभा क्षणभंगुर थी या नहीं, ये वह नहीं जानती थी। फिलहाल उसके लिए केवल उसकी क्षमता ही मायने रखती थी, जो उसके लिए पर्याप्त थी। नीचे की ओर मोहक निगाहें डालते हुए याफेई के मन में पहले से ही एक योजना बन चुकी थी। भविष्य में वह निश्चित रूप से जितना हो सके शियाओ कबीले के साथ व्यापार करने आएगी। औपचारिक मंच के नीचे जियाओ यू ने कठोर चेहरे के साथ अपना मुंह खोला। वह भारी सांस लेते हुए सदमे से काले स्मारक को घूर रही थी। अचानक उसने जियाओ निंग पर झल्लाते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह 7 दुवान की हुई है? वह उससे ऊंचा कैसे है? उद्धरण चिन्ह। जियाओ निंग ने कुछ देर मुंह खोला और फिर मासूमियत से बुदबुदाया, पिछले महीने तो वह पहले ही 7 दुआन पर था। इस महीने लगता है उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उद्धरण चिन्ह। 1 महीने में 7 दुआन से 8 दुआन तक पहुंच जाना, ये कैसे मुमकिन है? अगर उस लड़के को उसकी पुरानी काबिलियत वापस भी मिल जाए तो भी वो इतनी तेजी से ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। जियाओ यू ने हैरानी से कहा, 1 साल में 5 दुआन की छलांग, उस छोटे लड़के को मर जाना चाहिए। ये रफ्तार तो जियानान अकादमी की उस राक्षसी औरत को भी टक्कर दे सकती है। उद्धरण चिन्ह। मुझे कैसे पता चलेगा? जियाओ निंग ने कड़वी मुस्कान के साथ दूर खड़ी शुनएर की ओर देखा, लेकिन पाया कि उसकी निगाहें नीचे जियाओ यान पर टिकी हुई थीं और वह उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। साला हरामखोर। उद्धरण चिन्ह। जिस लड़की को वह सबसे ज्यादा पसंद करता था, उसके द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर जियाओ निंग का दिल ईर्ष्या की आग में जल उठा। उसने सिर उठाकर जियाओ यान को ऐसी भयंकर निगाहों से देखा जो उसके युवा चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी।